नमस्कार बच्चों, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्याय 3 पदार्थ की संरचना। तो इस अध्याय के पिछले 2 वीडियो में हम लोग बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सूत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम रासायनिक सूत्रों की बात कर रहे हैं। रासायनिक सूत्र यानी समीकरण के सूत्र, अणुओं के सूत्र, परमाणुओं के सूत्र, तत्वों के सूत्र और यौगिकों के सूत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा है। संकेतों के द्वारा हमें किसी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। तो हमको जो है किसी सूत्र के द्वारा किस चीज़ की जानकारी मिलती है? किसी तत्व के परमाणुओं की जो अणु होता है उस अणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम लिखते हैं HCl। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये उसके एक अणु का सूत्र है। तो यहाँ पर आपको यह पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं और उन तत्वों के कितने परमाणु यहाँ पर इस अणु के अंदर उपस्थित हैं। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है, और ये दोनों जो है आपस में जुड़ के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का जो है निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये जो हो गया यौगिक का सूत्र था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलकर और किसी पदार्थ की संरचना करते हैं निश्चित अनुपात में मिलकर, और उनका अगर एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? एक अणु है। किसका अणु है? यहाँ पर 2 क्लोरीन के परमाणु आपस में जुड़े हैं और ये Cl2 बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन उपस्थित है, इसीलिए ये एक तत्व का अणु है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमें किसी यौगिक अथवा तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। ये जो है आपने जो ये लाइन पढ़ी है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर? किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। ठीक है, सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के नीचे पादांक के रूप में उसके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? कोई भी तत्व या यौगिक का जो संकेत होता है, जैसे कि क्लोरीन का लिख रहे थे हम Cl, तो यहाँ पर जब क्लोरीन का अणु बनेगा तो इस क्लोरीन के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित होंगे? क्योंकि परमाणु क्या होता है? अणु से छोटा होता है, और परमाणुओं के मिलने से ही अणु का निर्माण होता है। तो कितने परमाणु मिलकर क्लोरीन के एक अणु का निर्माण करेंगे? उसके लिए हमको यहाँ पर उन परमाणुओं की संख्या लिखनी पड़ेगी, जिसको हम परमाणुकता कहते हैं। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन मिल रहे हैं, आपने चित्र में देखा 2 क्लोरीन मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 संख्या लिख देंगे, जो कि यह दर्शाएगी कि क्लोरीन के इस एक अणु के अंदर में 2 क्लोरीन के परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं परमाणु रूप में तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है। जैसे हीलियम का संकेत He है तथा एक ही परमाणु से बना हुआ है। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ परमाणु रूप में उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं? उनको जो उनका संकेत है उसी के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। ऐसे तत्वों के सूत्र के पीछे पादांक में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी तत्व को अणुओं के रूप में लिखने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन को हमने Cl2 लिखा है, वैसे फास्फोरस को हम P से दर्शाते हैं। P2 नहीं लिख सकते, क्योंकि फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? आप गिन के देख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो जब हम फास्फोरस के अणु का सूत्र लिखेंगे तो वहाँ पर कितने लिखेंगे? हमको 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पदार्थ के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं उस पदार्थ के, उनकी संख्या हमको ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो अगर हमसे परमाणुकता पूछी जाए तो नीचे जो पादांक हम लिख रहे हैं वही क्या है? उसकी परमाणुकता है। तो क्लोरीन की परमाणुकता 2 है। क्लोरीन के अणु को दर्शाने के लिए उसके संकेत Cl के नीचे पादांकों का उपयोग कर Cl2
लिखा जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन, आयोडीन तथा ओजोन को N2I2O3 द्वारा दर्शाते हैं, जो कि उनके अणुसूत्र है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखा है, N2। तो अब अगर आपसे नाइट्रोजन की परमाणुकता पूछेगा तो देखिए N यानी नाइट्रोजन के संकेत के नीचे कितनी संख्या लिखी है, वहाँ पर 2 लिखा है, N2। मतलब ये 2 क्या है, उसकी परमाणुकता है। मतलब नाइट्रोजन के एक अणु के अंदर में कितने परमाणु उपस्थित हैं, 2 परमाणु उपस्थित है। वैसे ही I2 आयोडीन, I से किसे दर्शा रहे हैं, आयोडीन को दर्शा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर I2 लिखा है, मतलब आयोडीन के एक अणु के अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं, 2 परमाणु उपस्थित है। तो आयोडीन की परमाणुकता अगर पूछेगा तो कितना होगी, 2 होगी। उसी तरीके से ओजोन के लिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो ओजोन के नीचे कितना लिखा है, 3 लिखा है। मतलब ओजोन की जो परमाणुकता है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, इस सूत्र को अणु सूत्र कहते हैं। फास्फोरस तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं। फास्फोरस और सल्फर का भी यहाँ पर देख लेते हैं सूत्र। फास्फोरस के नीचे P4 तथा सल्फर के नीचे S8 लिखा हुआ है। मतलब आपको ये बताना है कि सल्फर की और फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो जो वहाँ पर परमाणु पदांक के रूप में एक संख्या लिखी हुई है, पदांक के रूप में, उसी को आपको जो है बताना है, वही क्या है, उसकी परमाणुकता है। ठीक है, अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं, अतः इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो अधिकांश तत्व क्या रहते हैं, परमाणु के समूह के रूप में ही रहते हैं। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। इसी प्रकार परमाणुओं की संख्या देखकर सारणी में तत्वों का सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक सारणी दी हुई है और यहाँ सारणी में दिया है ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत क्या है, Br। ठीक, और परमाणुकता कितनी है, 2। तो आप क्या इसका अणु का सूत्र लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर Br और नीचे पादांक के रूप में ये जो परमाणुकता वाली संख्या है, इसको हमको लिखना है Br2। उसी प्रकार है आयोडीन। आयोडीन का यहाँ पर परमाणुकता में खाली स्थान दिया हुआ है, जबकि अणु सूत्र में लिखा है I2। तो क्या सूत्र जो उसका अणु सूत्र है आयोडीन का, उसको देखकर हम यहाँ पर परमाणुकता को बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर जो पादांक दिया हुआ है 2, वही क्या होगा, इसकी परमाणुकता होगी। तो आयोडीन की परमाणुकता कितनी आ जाएगी, 2। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इस सारणी में जो बाकी सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व हैं, इनकी परमाणुकता और अणु सूत्र को सारणी में भरें और हमारे जो होमवर्क ग्रुप है उसमें सेंड कर दें। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सभी यौगिक अणु रूप में ही पाए जाते हैं। यौगिक जो है कभी भी परमाणु के रूप में नहीं पाए जाते। वो कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे, अणु के रूप में पाए जाएंगे, क्योंकि यौगिक कम से कम 2 तत्वों के आपस में मिलने से बनते हैं, अतः इनको अणु सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यौगिकों को हमेशा कौन से सूत्र के द्वारा दर्शाया जाएगा, अणु सूत्र के द्वारा ही दर्शाया जाएगा। हमें ज्ञात है कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, अतः इसका अणु सूत्र लिखने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि यौगिक किन किन तत्वों से बना है तथा उसमें इन तत्वों के कितने परमाणु उपस्थित हैं। आइए इसे पानी के उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक अणु हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से बनता है। तो जल जो होता है उसका जो एक अणु होता है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से बनता है और एक अणु का सूत्र होता है H2O। तो आप किसी भी स्रोत से अगर जल प्राप्त करें, चाहे वो नदी का जल हो, कुएं का जल हो, है ना, या नल का पानी हो, सभी का सूत्र क्या होगा, H2O ही होगा। और ये हमेशा एक निश्चित अनुपात यानी हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात 1, 2:1 में ही मिलकर बनेगा। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में मिलके बन रहा है, 2 तत्वों से मिलके बन रहा है, तो यह क्या है, एक यौगिक का संकेत है और हमेशा इसको क्या लिखा जाएगा, H2O ही लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः इसका अणु सूत्र H2O लिखा जाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु कार्बन के 1 तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है और इसका संकेत CO2 होता है। तो जैसे कि जल होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलने से बनती है, CO2। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2
2 होता है और ये हमेशा स्थिर होता है, स्थिर अनुपात होता है। और यहाँ पर जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है वह भी निश्चित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 तत्व उपस्थित हैं, एक हो गया हमारा कार्बन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक यौगिक है। अमोनिया का एक अणु नाइट्रोजन के 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, अतः इसका अणुसूत्र NH3 लिखा जाता है। तो अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH3। अब आप ये बता सकते हैं कि अमोनिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन के परमाणु और 6 हाइड्रोजन के परमाणु। कितने परमाणु हाइड्रोजन के? 6। ये मिलके 2 अमोनिया के अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, कितने अणु बनाते हैं अमोनिया के? 2 अणु बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है अमोनिया का निर्माण होता है। तो यानी अमोनिया भी क्या है? एक यौगिक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सूत्र दिया है सारणी में, और आपको सारणी को भरना है। सबसे पहले दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, एक यौगिक का नाम है, कौन कौन से तत्वों से मिलके बना है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितना बता रहा है? 1 बता रहा है, और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2 हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, SO2। अब यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को पूछ रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्रमशः दिए हुए हैं। सबसे पहले जो तत्व आएगा उसका नाम पहले दिया हुआ, उसके बाद दूसरे का, फिर तीसरे का। तो H2H हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक अम्ल में 3 क्या कहते हैं? तत्व उपस्थित हैं। और सबसे पहले हम इन्हें क्रम से लिख लेते हैं HSO। ठीक है, अब इनकी परमाणुकता देखते हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणुकता यहाँ कितनी दी है? 2 दी है, तो हम हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, सल्फर की परमाणुकता 1 है, तो सल्फर तो 1 है, उसके नीचे 1 लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, 1 से अधिक जब परमाणुकता होगी तभी हमको लिखने की आवश्यकता होती है, 1 परमाणुकता को लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, संकेत ही 1 परमाणुकता को दर्शाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 4। तो ये देखिए हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बन गया H2SO4। आशा है आप इसी तरीके से सारणी में बाकी जो तत्व दिए हैं उनकी सहायता से यौगिकों के सूत्रों का निर्माण कर सकेंगे। इनका निर्माण करके आप हमको होमवर्क ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, तत्व या यौगिक के 1 से अधिक अणुओं अथवा किसी तत्व के 1 से अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए अणु सूत्र या परमाणु के संकेत के पहले वह संख्या लिखी जाती है। ठीक है, क्या करते हैं? तत्व या यौगिक के 1 से अधिक अणुओं अथवा किसी तत्व के 1 से अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए अणु सूत्र या परमाणु के संकेत के पहले वह संख्या लिखी जाती है। तो मतलब हमको क्या करना रहता है? जैसे कि ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन का ये 1 अणु है, लेकिन हमको ऑक्सीजन के अगर 2 अणु चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑक्सीजन के अणु का सूत्र है उसके सामने में संख्या लिखनी पड़ेगी। इसको आणविकता कहते हैं। जैसे परमाणुविकता संख्या होती है और उसको हम पादांक के रूप में लिखते हैं, वैसे ही आणविकता को कहाँ लिखते हैं? किसी तत्व या यौगिक के संकेत के सामने लिखते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखा है। अमोनियम क्लोराइड के 1 अणु का सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, अब हमको मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड के 3 अणु चाहिए, तो हम कैसे दर्शाएंगे उसको? यहाँ अमोनियम क्लोराइड का जो पूरा सूत्र है उसके सामने हम 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से अब इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड के 3 अणु। ठीक है, तो ये जो है किसी यौगिक या तत्व के अणु सूत्र के सामने जो संख्या लिखी होती है उसको हम आणविकता कहते हैं, ये आणविकता है। और किसी तत्व के पादांक के रूप में जो संख्या लिखी रहती है उसको हम परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोग आणविकता और परमाणुकता को समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं समीकरण। समीकरण क्या है? समीकरण जो है किन्हीं तत्वों के मध्य में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और वहाँ पर कुछ नया पदार्थ बनता है जिसको हम उत्पाद कहते हैं, तो उसके मध्य जो रासायनिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए हम संक्षेप में जो लिखते हैं उसको हम समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक प्रयोग दिया हुआ है क्रियाकलाप 2। तो क्रियाकलाप 2 में क्या क्या दिया है? लोहे का चूर्ण, गंधक, परखनली, गर्म करने का साधन।
अब यहाँ पर देखिए लिखा है, बड़ी बर्फ नली में लोहे का चूर्ण एवं गंधक को लेकर गर्म करें। क्या आपने क्रिया के पहले किए गए पदार्थों, जो पदार्थ क्रिया के पहले लिए गए होंगे, पहले हम उन्हें क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, जिससे हमको पता चल जाए कि वहाँ पर कुछ नया पदार्थ बन रहा है। तो नया पदार्थ और पुराने पदार्थ का जो अनुपात है वो क्या है, और दोनों पदार्थों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, क्रिया के पश्चात बने पदार्थों में कोई अंतर पाया, जब आयरन एवं सल्फर के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब एक नया यौगिक बनता है जिसे आयरन सल्फाइड कहते हैं। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यहाँ पर जो है दो पदार्थ आपस में जो ऊष्मा है उसकी उपस्थिति में जुड़कर और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जिसका एक निश्चित रासायनिक सूत्र है। तो यह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जब निश्चित रासायनिक सूत्र वाला कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो वहाँ होने वाला परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि अभिक्रिया में कैसा पदार्थ बन रहा है? नया पदार्थ बन रहा है। इस क्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे कि Fe, ये किसका सूत्र है? आयरन का, और सल्फर का सूत्र हम जानते हैं क्या है? S है। दोनों यहाँ पर बीच में धन के चिन्ह के माध्यम से यह दर्शा रहे हैं कि आयरन और सल्फर क्या कर रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद तीर के चिन्ह के माध्यम से अभिक्रिया का संपन्न होना दर्शाते हैं। यहाँ पर जो तीर का चिन्ह है उसके ऊपर हम लोग ऐसा त्रिकोण का चिन्ह, जिसे हम डेल भी कहते हैं, उसको लगाकर यह दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर हम ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, यानी कि दोनों पदार्थों को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ गर्म करने से क्या हो रहा है? FeS, आयरन सल्फाइड का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो गई? एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जिसमें दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से नीचे भी आप देख सकते हैं एक और पदार्थ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, वो है आपका कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया। कार्बन की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं और संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने संकेतों में लिखा है वही क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण की परिभाषा को आप लोग देख सकते हैं, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये जो है क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर पदार्थ जो क्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो इस अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा था? आयरन और सल्फर भाग ले रहे थे, है ना। तो दोनों क्या है? अभिकारक है। मतलब जिस पदार्थ से जो है हम कोई नई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके कच्चे माल को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर आयरन और सल्फर क्या है? अभिकारक है। अब यहाँ पर उनको क्या, तीर के माध्यम से अभिक्रिया की दिशा को बताया जा रहा है, और उसके ऊपर क्या लिखा है? दोनों को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्म करने को हम इस किससे दर्शाते हैं? डेल के चिन्ह के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, ठीक। दाहिने ओर के पदार्थ बनने वाले पदार्थ यानी उत्पाद या क्रियाफल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? आयरन सल्फाइड बन रहा है, जो फेरिक सल्फाइड भी कहते हैं जिसको, और वो क्या है? इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, कौन सी अभिक्रिया के फलस्वरूप? जब हमने आयरन और सल्फर को मिलाया और दोनों को गर्म किया, उस अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है, इसीलिए इसे क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये एक नया पदार्थ होता है, ठीक। इसको तीर के चिन्ह के माध्यम से दूसरी तरफ, यानी कि बाईं ओर क्या रहेगा? आपका अभिकारक रहेगा, तो दाईं ओर क्या रहेगा? उत्पाद रहेगा, ठीक है। और तीर के चिन्ह के ऊपर में जो विशेष स्थिति, जैसे सूर्य का प्रकाश, गर्म करना, है ना, जो वहाँ पर अभिक्रिया को संपन्न करने में विभिन्न परिस्थितियाँ काम आती हैं, उनको भी हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अब देखिए, जो अभिक्रिया हम लोग दर्शा रहे थे, है ना, जैसे आयरन का एक परमाणु, सल्फर का एक परमाणु, तो जो अणु बन रहा था हमारा उत्पाद में, वहाँ पर आयरन और सल्फर की संख्या कितनी है? तो आयरन की परमाणुकता देखते हैं एक है, और सल्फर की परमाणुकता भी एक है। तो ये कैसा समीकरण हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब एक दूसरे सूत्र के माध्यम से इसको देख लेते हैं, ठीक है।
H2O, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी 1 मिनट बता रहे है ना। मान लीजिए कि हाइड्रोजन के एक अणु और जल का एक अणु लेकर हम जल बना रहे हैं। ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन का एक अणु लेकर हम जल का निर्माण करें, तो क्या दोनों तरफ जो उत्पाद अभिकारक है और उत्पाद है उनमें परमाणुओं की संख्या एक समान है? तो यहाँ देखिए, जो अभिकारक है उसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और जो उत्पाद है उसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा? समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होता है? दोनों तरफ जो अभिकारक या उत्पाद हैं उनमें सामने जो अणु संख्या होती है, आणविक संख्या, ठीक है, उसको घटा बढ़ाकर और दोनों सूत्रों को बराबर करना होता है। तो इसको अवलोकन विधि कहते हैं। इसकी एक और विधि है जो आप आगे 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो किस प्रकार इसको, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को हमको 2 करना है, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 करना है, लेकिन जल का ये जो यौगिक का सूत्र है ये बदलना नहीं चाहिए। तो हम ऑक्सीजन को 2 किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ अणु संख्या में 2 लिख सकते हैं। अणु संख्या 2 लिख दिए तो अणु संख्या का गुणा जो है इन दोनों परमाणुओं की परमाणु संख्या से होता है, परमाणुकता से, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 का गुणा हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या से होगा, तो यहाँ 2 × 2 = 4। मतलब हाइड्रोजन के अब उत्पाद में कितने परमाणु उपस्थित हैं? 4 परमाणु उपस्थित है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के नीचे कोई परमाणुकता नहीं लिखी है, मतलब 2 × 1। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये एक ऑक्सीजन की संख्या को हमने क्या कर लिया? संतुलित कर लिया। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या देखिए अब क्या हो गया, जो उत्पाद है उसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई और अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, जो अभिकारक है उसमें हाइड्रोजन के सामने कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 × 2 हाइड्रोजन की परमाणुकता और अणु संख्या दोनों का जब यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब गिन के देखते हैं, हाइड्रोजन के अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 4 और उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या 4। हाइड्रोजन के अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 2। तो अब यह समीकरण कैसा है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो इस तरीके से हम संतुलित रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। यदि तत्वों के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर अलग अलग हो तो क्या करें? आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ वही आपका जल का उदाहरण जो है दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इस क्रिया में दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर है, परंतु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। बाईं ओर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है जबकि दाहिनी ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यदि हम बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेंगे तो दोनों ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, परंतु इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर असमान हो जाती है। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर 4 है जबकि दाहिनी ओर 2 है। अतः इसे संतुलित करने के लिए समीकरण के दाहिनी ओर हाइड्रोजन के आगे 2 लिख देते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो जाती है। तो अब यह कैसा समीकरण हो गया है? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस समीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व की संख्या दोनों ओर बराबर है, अर्थात समीकरण संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का सरल एवं संक्षिप्त तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये भी जो है रासायनिक समीकरण की एक परिभाषा हो सकती है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का सरल एवं संक्षिप्त तरीका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ संतुलित समीकरण यह दर्शाता है कि पानी के 2 अणु अपघटित होकर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु बनाते हैं। अभिक्रिया की परिस्थिति सहित इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिस्थिति लिख देते हैं तीर के चिन्ह के ऊपर या तीर के चिन्ह के नीचे। हाइड्रोजन जो जल है उसके 2 अणु लेते हैं और उनका क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं, और जो उत्पाद बनता है वहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु बनते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु बनता है। तो इस प्रकार से यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है जो हमको पूरी अभिक्रिया के बारे में बता रहा है। रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। रासायनिक समीकरण के क्या क्या लाभ है? वहाँ पर हमको संक्षेप में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं तथा प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यह संक्षेप में ही हमको ज्ञात हो जाता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा प्राप्त हो रहे हैं। अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु
अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं। तो जिस प्रकार हमने जल में देखा कि जल के जो 2 अणु हैं उनका अपघटन होने से हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन का 1 अणु प्राप्त हो रहा है, यह हमको समीकरण से ज्ञात हो गया। उसके बाद अभिक्रिया किन परिस्थितियों में होती है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले समीकरण में देख सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी परिस्थिति में हो रही थी, जब हम जल के अणुओं का विद्युत अपघटन कर रहे थे। ठीक है, तो आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और ये जो अध्याय है ये आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसके प्रश्नोत्तर से संबंधित थोड़ी सी चर्चा अभी हम कर लेते हैं। और यहाँ पर एक वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, उनकी छोटी सी जीवनी दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्नोत्तर से संबंधित चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार में हुआ था। बुनकर मतलब जो लोग कपड़े को करघे पर धागा सूत वगैरह काट कर और फिर उसके धागे से जो है कपड़े को बनाते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, बुनकर कहलाते हैं, कपड़ा बुनने का काम करते हैं। उन्होंने अपना कार्य शिक्षक के रूप में गांव की एक शाला से प्रारंभ किया था। 7 वर्ष पश्चात वह शाला के प्राचार्य बने। सन 1793 में वह विद्यालय में गणित, भौतिकी एवं रसायन का अध्ययन करने मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने कुछ समय बाद ही इस पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि अध्यापन के कार्य के कारण उनके वैज्ञानिक शोध कार्यों में बाधा उत्पन्न होती थी। सन 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु नाम प्रदान करने वाले रसायनज्ञों में वह अग्रज थे। डाल्टन ने यह सुझाव प्रस्तुत किया, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान व्यवहार करते हैं। तो यही जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं। उन्होंने कहा कि किसी तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं, एक समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपने परमाणुओं की कल्पना अति सूक्ष्म कठोर छोटे कणों के रूप में की। तो उन्होंने कहा कि परमाणु कैसा होता है, अति सूक्ष्म होता है और कठोर होता है। और उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, डाल्टन ने किसी तत्व के परमाणुओं को किसी संकेत अथवा प्रतीक द्वारा व्यक्त करने का सुझाव दिया। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं कि डाल्टन के द्वारा भी बहुत कीमियागारों के साथ में उन्होंने भी जब कीमियागारों के संकेतों को पढ़ा तो उन्होंने उसमें कुछ सुधार करके और कुछ नए तत्वों के संकेतों के बारे में यहाँ पर बताया। डाल्टन की मृत्यु सन 1844 में हुई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।